आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 6 आज पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में हमने क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था और आज हम इस चैप्टर 2 का नेक्स्ट आर्टिकल टॉर्क, जिसका दूसरा नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी है, ये हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप के प्रीवियस जितने लेक्चर्स हैं आपने थॉरोली अंडरस्टैंड किए होंगे, तो आज हम इंशाअल्लाह टॉर्क को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि ये टॉर्क होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इसकी 2 से 3 डेफिनेशंस फर्स्ट स्लाइड में आपको दी गई हैं। पहली डेफिनेशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सेस ऑफ रोटेशन। यानी क्या है, इसमें कोई भी बॉडी है जब वो अपने एक्सिस के गिर्द, ये बात बहुत अहम है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या करे, फोर्स की वजह से मूव करे, टर्न करे, घूमे, उसका टर्निंग इफेक्ट जो है फोर्स की वजह से, उसको टॉर्क कहते हैं। जैसा कि बेटा आप टूटी खोलते हैं, ठीक है, टूटी का खोलना भी क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है, टॉर्क है। दरवाजे को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो आप फोर्स लगाते हैं, दरवाजा खुद ब खुद नहीं खुलता और वो एक्सिस के अराउंड आपके पास क्या हो रहा होता है, टर्न कर रहा होता है, मतलब जहां आपने उसकी एडजस्ट किया होता है दरवाजे को, उसके क्रॉस वो खुल रहा होता है या बंद हो रहा होता है। तो सेम एज इट इज, आप कोई नट खोलते हैं तो आप स्पाइनर यूज करते हैं। वो नट स्पाइनर को क्या करता है मेरे बेटे, आप उस स्पाइनर के जरिए उस नट पे फोर्स लगाते हैं, तो वो नट का खुलना और बंद होना भी इसके एग्जाम्पल है। और भी बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं आपके पास टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स की। पहली डेफिनेशन ये थी इसकी। दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी, यानी टॉर्क क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इसकी 4 डेफिनेशंस हमारे पास हैं। मतलब पहली कि ये आपके पास ऑब्जर्वेबल हो, कि आप इसको ऑब्जर्व कर सकें, वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है। वो क्वांटिटी जो एक्यूरेटली मेजर हो सके, फिजिकल क्वांटिटी होती है। वो क्वांटिटी जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। वो क्वांटिटी जिसपे फिजिक्स के लॉज होल्ड करें, वो फिजिकल क्वांटिटी। तो मतलब ये 3 से 4 डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से आपको पता हो। तो टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एन एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत अहम पॉइंट है। तो बेटा अगर आप किसी भी बॉडी को, हमारे पास बाइक है, हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं, ठीक है, एक साइकिल है, कोई भी चीज़ है, हम उस पर फोर्स लगाएं, वो साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब साइकिल का चलना, उस फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं कि अगर वेलोसिटी में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, लीनियर वेलोसिटी, यानी स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी, रेक्टिलिनियर वेलोसिटी। अगर आपके पास लीनियर वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो तो उसको कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है। अगर आपके पास एक बॉडी लीनियर पाथ पे नहीं, सर्कुलर पाथ पे, मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, किस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे डियर स्टूडेंट्स क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो जो उसकी वेलोसिटी, अब वेलोसिटी खाली नहीं करना, लिखना एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे लीनियर वेलोसिटी लिखा था और यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लिखनी है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो, जब आप सर्कल में मूव करते हैं तो उसकी वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो तो डियर स्टूडेंट्स उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करना चाह रहे हैं तो आप लीनियर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। लीनियर फोर्स से आपके पास, या फोर्स से कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होता है, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी। और आपके पास अगर आप टॉर्क लगाएंगे,
अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो आप क्या कहेंगे कि हम इस पे टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो टॉर्क अप्लाई करने से उसमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक हो गया। तो टॉर्क अप्लाई करने से क्या चीज पैदा होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यहाँ पे उसने वही कहा है डेफिनेशन में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आपके पास टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कौन सा एक्सेलरेशन पैदा करती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एमसीक्यूज भी है, ठीक है बेटा, कि टॉर्क से कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होता है। तीसरी इसकी डेफिनेशन जो पॉसिबल है, एमसीक्यूज के हवाले से भी आ सकती है, ये क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट है। हमारा प्रीवियस टॉपिक में भी मैंने आपको ये एग्जांपल डिस्कस कराई थी। ये क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट है, किसका, प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी पोजीशन वेक्टर आर है, या हम इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट आर्म भी कहते हैं, मूवमेंट आर्म, और आपके पास फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क कहलाता है। ठीक है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उनका आंसर भी एक वेक्टर आए तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है कि ये वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है। किनका, दो चीजों का, पोजीशन वेक्टर जिसको आर से, इस पोजीशन वेक्टर आर का दूसरा नाम है मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म। ठीक है बेटा, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। और फोर्स, ठीक है, तो आपके पास हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में मूवमेंट आर्म क्या होता है। अगर डियर स्टूडेंट्स, आप एक डोर है, आप डोर जहां से कनेक्ट है उसको पिवट पॉइंट कहा जाता है। पिवट पॉइंट से जहां पे आप दरवाजा खोलने के लिए आपने अपना हाथ रखा हुआ है, एट द एंड रखा होता है ना, दरवाजे को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, या आप हैंडल से ही दरवाजा ओपन या क्लोज कर रहे होते हैं, तो हैंडल जहां से आपने अपना हाथ पकड़ा हुआ है, तो आप वहां से जहां तक दरवाजा अटैच है वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब हम लगा देते हैं ना, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हमने उसके साथ लगा दिया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अब हमने डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन लगाई तो ये वेक्टर बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ना मूवमेंट आर्म स्केलर है या वेक्टर, स्केलर वो चीज होती है जिसके साथ डायरेक्शन ना लगी हुई हो। ठीक है, डायरेक्शन ना लगी हुई वो स्केलर होता है, जिसके साथ डायरेक्शन लगी हुई होती है तो वो वेक्टर होता है। डिस्टेंस अकेला स्केलर है, जब आप कहेंगे ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो वेक्टर हो जाता है। यानी मूवमेंट आर्म एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसके यूनिट क्या है, डिस्टेंस है तो इसके यूनिट मीटर होंगे। इसकी डायमेंशंस क्या है, यानी फिजिक्स में मूवमेंट आर्म को शो करने के लिए दो चीजें, एक यूनिट है और एक डायमेंशन। यूनिट इसके मीटर है, जो कि डिस्टेंस है मीटर है, और मीटर की जो डायमेंशन है वो एल है, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये आपने ऐसे एल लिखना है और उसको क्या कर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन हो गई कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन आर पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, मूवमेंट आर्म कहलाता है। ठीक होगा बेटा, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन, इसके यूनिट मीटर, इसकी डायमेंशन एल जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, वो इसकी डायमेंशन कहलाती है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में मैंने आपको चार बातें बताई हैं। एक डेफिनेशन बताई है, इसके यूनिट मीटर बताएं, इसकी डायमेंशन आपके पास एल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और चौथा मैंने आपको बताया ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, उसके बाद मेरे बच्चों ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसा कि ऊपर वाली डेफिनेशन में भी आया है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। तो ये डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, ये डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। आपके पास वो चीज जिसमें, वो डायरेक्शन जिसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वो आपके पास क्या कहलाती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। ठीक है, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वो डायरेक्शन है जिसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो। अगर आप डोर को ओपन करना है तो आप हमेशा अपना हाथ और डोर के साथ अगर ओपन करें तो थोड़ा सा आप देखेंगे परपेंडिकुलरली आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी आपके पास बेटा क्या होता है,
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में मैं बेटा आपको 2 पॉइंट्स और भी बता दूं, अहम है। अगर फोर्स की डायरेक्शन जो मूवमेंट आर्म है उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी आपके पास ये डोर है, ये कर्सर जैसे में वो ये डोर है और फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है किसके, आपके पास मूवमेंट आर्म के, तो टॉर्क पैदा होगा, यानी जब आप 90 डिग्री के एंगल। अगर फोर्स की जो डायरेक्शन है यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये डोर है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी ऐसे ही है, सेम डायरेक्शन में, यानी पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में। अगर पैरेलल या सेम डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मूवमेंट आर्म, तो टॉर्क पैदा नहीं होगा। जब पैरेलल होंगे कौन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी फोर्स की डायरेक्शन और मूवमेंट आर्म दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। एमसीक्यूज भी आता है कि अगर फोर्स और मूवमेंट आर्म सेम डायरेक्शन में हो तो आपके पास क्या टॉर्क पैदा होगा, नहीं होगा। सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री होता है, क्या होता है बेटा, 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल पे आपके पास टॉर्क पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीजन ये है कि जब टॉर्क का फॉर्मूला आप लिखते हैं, टॉ इज इक्वल टू FL साइन थीटा, साइन जो आपके पास है ना थीटा 0, साइन 0 0 होता है, वो जिससे टकराएगा उसको 0 कर देगा, तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड टॉर्क का 0 आएगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लें तो नल वेक्टर आएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं ना कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है किसके, आपके पास मूवमेंट आर्म के, फिर टॉर्क मैक्सिमम होगा, एंगल 90 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम होगा। डन हो गया। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में ये 2 पॉइंट्स बहुत अहम थे डियर स्टूडेंट्स। एक ये कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मूवमेंट आर्म के पैरेलल होगा, इन सेम डायरेक्शन होगा, तो याद रखिएगा एंगल 0 डिग्री और टॉर्क 0 होगा। डन हो गया। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी, क्योंकि हम रिजिड बॉडी का भी टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। कोई भी आपके पास सॉलिड बॉडी है, जैसे कि हमारे पास बोर्ड मार्कर है, सेल फोन है, डिफरेंट और आपके पास चीजें हैं सॉलिड फॉर्म में, वो रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, मेंशन कर दी है, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को इश्यू ना हो। अगर एक बॉडी है, आप क्या करते हैं, उसके बॉडी पे 2 पॉइंट्स लगा लेते हैं, ठीक है, उन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास बोर्ड मार्कर है, मैंने उसके 2 पॉइंट्स लिए, उन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर किया कि उन 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला 2 मीटर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब मैं उस बोर्ड मार्कर को घुमाता हूँ ऊपर नीचे, ऐसे में घुमा लेता हूँ, ठीक है। घुमाने के बाद मैं दोबारा उनका डिस्टेंस मेजर करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि उनका डिस्टेंस वही होगा जो घुमाने से पहले था, मतलब फोर्स अप्लाई करने से उनके डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप पानी देखें, गिलास में पानी है और उसे फर्श पे डाल दें, तो वो पानी का जो फासला है वो चेंज हो जाता है। फर्श पे वो ज्यादा सरफेस कवर करेगा और गिलास में उसकी सरफेस थोड़ी है, तो वो रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। क्योंकि बेटा आगे ये टर्म्स यूज होनी है, आपको समझ होना बहुत जरूरी है। आई होप डियर स्टूडेंट्स के आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब हम एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आप ये देख सकते हैं जो टॉर्क है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। टॉर्क क्या है मेरे बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी R और F का। तो इसके नतीजे में आपके पास R और F के नतीजे में टॉर्क पैदा हो। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टा इज इक्वल टू आपके पास RF साइन थीटा, और इसके साथ n यूनिट वेक्टर लगाना है, क्योंकि RF साइन थीटा उसके मैग्नीट्यूड को, जिस तरह आपके पास आप एग्जांपल ले लें कि इसके यूनिट और मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को कहते हैं। जैसे भी टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि इसके यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर, याद रखने, टॉर्क के यूनिट न्यूटन मीटर होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि टॉर्क कितना जी, 10 न्यूटन मीटर। अब 10 न्यूटन मीटर क्या है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या उसकी डायरेक्शन है, या एंटी क्लॉकवाइज, दरवाजे का खुलना बंद होना, ये आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक होगा बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये देखा
कि जब हम टॉर्क जो है ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन पे। तो बेटा मैग्नीट्यूड इसका क्या है, 10 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया बेटा। तो आपके पास इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब जब आप डायरेक्शन लिखेंगे ना कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होता है। एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। टॉर्क पॉजिटिव कब होता है, जब डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। और टॉर्क नेगेटिव कब होता है, जब डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के केस में आपके पास पॉजिटिव, उसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नेम है काउंटर क्लॉकवाइज। और जो क्लॉकवाइज है उसमें टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट भी आपने अच्छे से याद रखना है। इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टॉर्क का कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हम एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा, यानी जो आर और एफ की सरफेस है, आर और एफ की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये कैसे, मैं आपको एक स्लाइड पे शो कराता हूँ, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमने एक्सप्लेनेशन में भी हमने देखा था। अगर यहाँ पे मेरी आपके पास फोर्स है और ये आपके पास मूवमेंट आर्म है, तो फोर्स से मूवमेंट आर्म की तरफ आप राइट हैंड रूल लगा के क्या टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क नॉर्मल टू द सरफेस होगा, जो कि परपेंडिकुलर है, जो क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो सेम है चीज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपके पास मतलब अगर हमने टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है तो हम किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, राइट हैंड रूल की मदद से। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन किस मेथड से निकाली जाती है, राइट हैंड रूल वाले मेथड से निकाली जाती है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए उसमें ये मैंने स्लाइड ऐड किया ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो कि प्रीवियस टॉपिक से ये चीज़ मैच हो रही है। डन हो गया बेटा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जब राइट हैंड रूल क्या होता है, जब आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं फोर्स से मूवमेंट आर्म की तरफ, तो जो इरेक्टेड थंब होता है वो टॉर्क की डायरेक्शन को शो करता है, यानी ये प्लेन है और जो टॉर्क है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो ऊपर की तरफ, यानी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है जिसको आप पॉजिटिव कहते हैं, वो डाउनवर्ड, यानी आपके पास इसकी दो ही डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज भी हो सकता है जिसको आप नेगेटिव टॉर्क कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये जो है ना डिफरेंट पोजीशन और पॉइंट्स के हवाले से कुछ चीज़ें गाइड की गई हैं। ठीक है बेटा, अब हम इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ये बिल्कुल आपकी बुक से ही वो, ताकि आपको बुक का भी पॉइंट्स क्लियर हो, समझ आए। अच्छा, अब प्यारे बच्चों पहली लाइन में क्या लिखता है कि आपके पास जो डिस्टेंस है O से P तक, ये आप देख सकते हैं डायग्राम से, O से P तक, इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है पोजीशन वेक्टर। इसको आप मूवमेंट आर्म कह रहे हैं, इसको आप क्या कह रहे हैं, मूवमेंट आर्म। इसको L से रिप्रेजेंट कर रही है आपकी बुक। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेड बाय टॉ इज इक्वल टू LF। आप इसको क्या कहते हैं, LF, मैग्नीट्यूड को जस्ट शो कर रहा है, यानी 10 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर। मीटर लेंथ के यूनिट है, फोर्स के न्यूटन है, तो न्यूटन मीटर इसके यूनिट बन जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि टॉर्क कब कब पैदा नहीं होगा। ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क जीरो कब होगा। टॉर्क मैक्सिमम सिर्फ एक ही एंगल के ऊपर होगा, टॉर्क मैक्सिमम सिर्फ एक ही एंगल पे होगा, और वो एंगल है 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आर एफ, यहाँ पे आर और एफ के दरमियान में साइन क्या हो, 90 हो, साइन 91 होता है, तो तब आपके पास टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी फोर्स और मोमेंट आर्म अगर परपेंडिकुलर है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, अब टॉर्क जीरो कब कब होता है, ये पॉइंट्स अब आपने ये भी याद रखने, बहुत अहम पॉइंट्स हैं। टॉर्क जीरो होता है जब आर और एफ, यानी मूवमेंट आर्म और फोर्स सेम डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हो बेटा, सेम डायरेक्शन में हो, यानी पैरेलल हो, एंगल 0 डिग्री हो, साइन 0 0, तो ये 0 हो जाएगा।
दूसरा केस, जब आपके पास मूवमेंट आर्म और फोर्स एंटी पैरेलल हो, यानी एंगल 180 डिग्री हो, एंटी पैरेलल 180 डिग्री, तो तब भी टॉर्क जीरो होगा। ये दो केसेस हो गए। तीसरा केस, अगर आपके पास मूवमेंट आर्म जीरो हो, मूवमेंट आर्म यानी आप दरवाजा खोल रहे हैं और कहां से, जहां पे दरवाजा फिक्स है वहां से पकड़ के आप दरवाजे को खोलें तो दरवाजा कभी भी नहीं खुलेगा। आप क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट आर्म जीरो है। ठीक है, मूवमेंट आर्म है ही नहीं। जब मूवमेंट आर्म नहीं होगा, आर की वैल्यू जीरो होगी, तो तब भी टॉर्क नहीं होगा। आपने टूटी देखी होगी, समटाइम उसके ऊपर वाले जो वो है वो टूटा हुआ होता है, तो वो टूटी बड़ी मुश्किल से खुलती है। क्यों? उसका मूवमेंट आर्म होता ही नहीं है। मूवमेंट आर्म नहीं होता, इसलिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और उसमें टॉर्क पैदा नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो मूवमेंट आर्म अगर आपके पास जीरो है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। चौथा केस मैं आपको बताऊं टॉर्क कब जीरो होगा, जब आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास हो, पिविट पॉइंट में से पास हो। कहां से? पिविट पॉइंट में से पास हो, तो आपके पास तब भी आपके पास टॉर्क जीरो होगा। चार केसेस मैंने टॉर्क जीरो होने के बताए हैं। एक एंगल लाइन 0 डिग्री हो, यानी आर और एफ पैरेलल हो, तब टॉर्क जीरो। दूसरा, आर और एफ एंटी पैरेलल हो, एंगल 180 डिग्री हो, तब टॉर्क जीरो। अगर मूवमेंट आर्म नहीं है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लगा रहे हैं फोर्स, पिविट पॉइंट पे ही फोर्स लगा रहे हैं, तो तब टॉर्क जीरो होगा। और फोर्थ केस जो मैंने आपको बताया है कि लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स अगर पास हो रहा हो पिविट पॉइंट में से, तब भी बेटा आपके पास टॉर्क जीरो होगा। ये 4 केसेस थे टॉर्क जीरो होने के। और एक केस था कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब आर और एफ के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम इसी बात को थोड़ा समझते हैं। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, बहुत अहम लाइन नहीं है, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स का क्या हो, पासिस थ्रू द पिविट पॉइंट, देन द वैल्यू ऑफ मूवमेंट आर्म, तो मूवमेंट आर्म तो जीरो हो जाएगा। जब मूवमेंट आर्म जीरो होगा तो आपके पास टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। और एक्सरसाइज में ये एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से जो आपके पास अप्लाइड फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास हो रही हो, तो तब आपके पास टॉर्क क्या होगा। अगर आप फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाएं तो तब टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिविट पॉइंट में से पास हो रहा होता है। तो ये एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो उसका आंसर सिर्फ आपने यही लिखना होता है, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पासिस थ्रू द पिविट पॉइंट द वैल्यू ऑफ मूवमेंट आर्म L इज इक्वल टू जीरो। आपके पास इन दिस केस टॉर्क भी जीरो हो जाता है। तो बेटा यहाँ तक आपके पास ये एक्सप्लेनेशन थी, कुछ चीजें थी। और अब जो है अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि रिजिड बॉडी के ऊपर टॉर्क कैसे पैदा होता है, टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। तो उसके आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और उसमें ये 2 डायग्राम्स बनानी है। पहली डायग्राम में क्या है, पहली डायग्राम में आपके पास फोर्स लग रही है इनक्लाइंड। आप ये देखेंगे, ये है पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स इनक्लाइंड लग रही है। इनक्लाइंड का मतलब कोई थोड़ी सी एंगल थीटा पे लग रही है, मतलब थोड़ी सी टिल्टेड है, टेढ़ी है। ठीक है, ये वाला जो केस था ना टा इज इक्वल टू LF, ये परपेंडिकुलर के लिए था कि फोर्स और मोमेंट आर्म बिल्कुल परपेंडिकुलर है। 90 साइन 90 क्या हो गया था 1, इसलिए टा इज इक्वल टू IF इसका फॉर्मूला आया था। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास ये फॉर्मूला टा इज इक्वल टू LF और ये टा इज इक्वल टू RF साइन थीटा, इनमें फर्क क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ये फोर्स लगी थी बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और ये जो फोर्स है, ये वाला फार्मूला जो है ना, इसमें फोर्स किसी एंगल थीटा पे लगी है, मुकम्मल 90 नहीं है, इसमें एक एंगल थीटा है। ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड फॉर्म में लगी, इसलिए ये फार्मूला आपके पास उस टाइम एप्लीकेबल होगा। अब बेटा ये जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट्स बनाने हैं। ये जो फोर्स है, ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा F cos थीटा और एक बनेगा F sin थीटा। इन कंपोनेंट्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि इनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ए फोर्स के 2 कंपोनेंट ऐसे हों जिनमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ हो ना, उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं। एक कौन सा बेटा बनाया, F cos थीटा और एक F sin थीटा। अब आप देखें F cos थीटा और मोमेंट आर्म सेम डायरेक्शन में, F cos थीटा और मोमेंट आर्म, तो टॉर्क पैदा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर फोर्स और मोमेंट आर्म सेम डायरेक्शन में, टॉर्क पैदा नहीं होता। अगर ये F cos थीटा को यहाँ पे रिप्लेस करना ना,
तो ये पिवट पॉइंट में से पास होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट में से है, तब भी टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो मतलब एफ कॉस थीटा यहाँ पे इनअफेक्टिव है। कौन सा फोर्स का कंपोनेंट इफेक्टिव होगा? एफ साइन थीटा, क्योंकि फोर्स जब परपेंडिकुलर होगी, जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही इफेक्टिव होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि टॉ इज इक्वल टू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है? एफ साइन थीटा। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। वो वाला क्यों नहीं लिया एफ कॉस थीटा? क्योंकि वो पैरेलल है। पैरेलल नहीं कंपोनेंट, क्योंकि उसमें एंगल जीरो आ जाता है और आपके पास टॉर्क जीरो हो जाता है, और दूसरा ये पिवट पॉइंट में से पास कर रहा है। डन हो गया। तो अब हम ये देखते हैं, वी नाउ कंसीडर द टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है बता दिया है। लेट एफ एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट पी। फोर्स कहां लग रही है रिजिड बॉडी पे? पी पॉइंट पे। हुज पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू पिवट ओ इज आर। इसका जो पोजीशन वेक्टर है पिवट पॉइंट ओ के हवाले से ये आपको शो किया गया। द फोर्स एफ कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हर चीज वही लिखी हो जो मैंने बताया है। एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू आर। एफ साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर है। एफ कॉस थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है। द टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा अबाउट पिवट जीरो। एज क्यों जीरो होगा? एफ कॉस थीटा वाला टॉर्क क्यों जीरो होगा? एज द लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द पिवट पॉइंट। जब लाइन पिवट पॉइंट में से पास हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तब टॉर्क पैदा नहीं होता। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ड्यू टू एफ इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा ओनली अबाउट ओ। तो आपके पास टा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा आर, या आर एफ साइन थीटा आपके पास ये बनेगा। एक एक्सप्लेनेशन ये है। दूसरी बेटा दूसरी डायग्राम में देखें। अब दूसरी डायग्राम में ना ऊपर उसने फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए, नीचे उसने किसके कंपोनेंट बना दिए? आर के, यानी पोजीशन वेक्टर के। एक पोजीशन वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट बनेगा? एक बनेगा साइन थीटा और दूसरा कौन सा बनेगा? कॉस थीटा। अब आपके पास जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है और फोर्स है, ये सेम डायरेक्शन में। आप ये देखें, ये आर कॉस थीटा है और ये फोर्स है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो टॉर्क पैदा नहीं होगा। और आप ये भी दे सकते हैं, ये जो आर कॉस थीटा वाला, ये आर कॉस है, ये आर नहीं है, ये आर कॉस है। आर कॉस वाला जो कंपोनेंट ये पिवट में से भी पास कर रहा है, पिवट पॉइंट में से पास करे या पैरेलल हो, टॉर्क पैदा नहीं होता। और ये आर साइन थीटा वाला, ये आप देखें ये परपेंडिकुलर है। टॉर्क तभी पैदा होगा जब आर और एफ परपेंडिकुलर होंगे। आर साइन थीटा और एफ ये परपेंडिकुलर है। तो दूसरी डायग्राम वाली इक्वेशन ये। अब टा इज इक्वल टू आर साइन थीटा। पहले एफ के दो कंपोनेंट बनाए थे, अब आर के दो कंपोनेंट बनाए हैं। तो आर साइन थीटा इंटू एफ, तो ये आर एफ साइन थीटा आ जाएगा। आपके पास ये जो थीटा है वेयर जीरो नहीं है, ये लिखा है थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आर वेक्टर और एफ वेक्टर के दरमियान थीटा है। बाकी कोई डेफिनेशन आ गई कि ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स आर इंटू एफ, ये क्रॉस खत्म कर देते हो तो साइन और एन यूनिट वेक्टर लाजमी लगाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर एफ साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड शो करता है और एन यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है। और राइट हैंड रूल को यूज करते हो आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। राइट हैंड रूल क्या होता है मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। इसमें आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हो फ्रॉम आपके पास आर टू एफ या एफ टू आर। इरेक्टेड थंब वो जो है ना, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा आर और एफ के, वो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। और बेटा इसके एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर है, मैंने पहले आपको बताए हैं। लास्ट वाली लाइन इसकी बहुत अहम है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बेटा फोर्स जो है डिटरमाइन द लीनियर एक्सेलरेशन। मैंने आपको पहले बताया, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कब इस्तेमाल होती है? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। मोटरसाइकिल आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चला रहे हैं तो आप कहेंगे मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और इससे लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है। अगर आप वही चीज अगर डोर की एग्जांपल ले लें, डोर को आप खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, या आप फैन की एग्जांपल ले लें, तो अगर एक चीज रोटेट कर रही है, ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ पिवट पॉइंट, अबाउट अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आप क्या कहते हो? अब वो आप ये नहीं कहते कि इसमें फोर्स लग रही है, आप कहते हो इस पे टॉर्क लग रहा है। ठीक है। अब इस पे क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। ये एमसीक्यूज हैं। फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। टॉर्क की एनालॉजी मतलब
टॉर्क जो काम सर्कुलर मोशन में करता है, फोर्स वही काम लीनियर मोशन में करती है, या फोर्स जो काम लीनियर मोशन में करता है वही काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करती है। तो टॉर्क की टर्म आप कहां पे यूज करोगे? रोटेशनल मोशन में। फोर्स की टर्म कहां पे यूज करोगे? लीनियर मोशन में। ठीक है बेटा, बहुत अहम पॉइंट है। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट आर रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म, जैसे फैन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रहा होता है, एंगुलर वेलोसिटी से, तो आप क्या कहते हैं? उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। अगर पंखा रुका हुआ है या पंखा पहले शुरू में नहीं, जब एक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाता है, उसको कहते हैं एंगुलर, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो उस टाइम जो उसका एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो 0 होगा। अगर आपके पास उनका जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो डियर स्टूडेंट्स अगर क्या हो, वो चेंज हो रही हो या रेस्ट में ना हो, तो आप क्या कहते हैं? उस पर टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसका टॉर्क 0 नहीं है। आई होप कि बेटा आपको ये पॉइंट्स सारे, बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से मैंने अपनी तरफ से पॉइंट्स क्लियर कराने की आपको कोशिश की है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था लेकिन बहुत अहम है, इससे रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने अलग अलग करके आपको समझाई है बार बार, ताकि मेरे बच्चों को चीज़ें क्लियर हों। असाइनमेंट है बेटा, इसकी सिंपल सी असाइनमेंट है, ठीक है। जो बच्चा लेक्चर को तवज्जो से सुनेगा उसके लिए इस असाइनमेंट को सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। वो आसानी से ये असाइनमेंट सॉल्व कर लेगा। 5 MCQs हैं जो कि एनुअल में आते हैं, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा कि क्या है बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंडर जो है ना, क्या वो रोटेट कर सकती है, ये उसका आंसर मैंने आपको बताया लेक्चर में। इसका टॉर्क क्या है, इसकी डिपेंडेंस क्या है, टॉर्क की डिपेंडेंस फोर्स पे होती है, मूवमेंट आर्म पे होती है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे होती है। 3 चीज़ों पे टॉर्क डिपेंड कर रहा होता है, फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और आपके पास मूवमेंट आर्म, इन 3 चीज़ों पे। टॉर्क का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, इसके यूनिट भी जानते हैं, टॉर्क के यूनिट न्यूटन मीटर हैं। इसकी डायमेंशन क्या आएंगी, तो आपने इसके बेस यूनिट बना लेंगे। न्यूटन किसके इक्वल होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आगे क्या है? मीटर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन बनेगी ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और इसकी डायमेंशन मैच करती है वर्क के साथ, हीट के साथ, एनर्जी के साथ। ये MCQs आता है कि एंगुलर, ये जो टॉर्क है इसकी डायमेंशन किसकी तरह है, किससे मैच करती है? आप कहेंगे वर्क के साथ मैच करती हैं, ठीक है बेटा, और एनर्जी के साथ मैच करती हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस ऑन रिजिड बॉडी विद अ सूटेबल डायग्राम। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराया, समझाया अच्छे से, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑनर, थैंक यू।